ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा हमने पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें हमने आपको एक सवाल दिया था। वो ये सवाल था कि यदि किसी चालक पर -1 कूलम्ब आवेश है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। आपने यदि पिछली क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा कि हम इस सवाल पर आ चुके थे। तो अब हम इस सवाल को सोल्व करवाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है पेपर के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से इसको देखेंगे। देखिए, सवाल में सिर्फ आपको क्या दिया है, सिर्फ दिया आपको -1 कूलम्ब आवेश। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया है, और आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा सवाल नीट वगैरह वगैरह में भी आता है, पता भी नहीं चलता, आ जाता है तुरंत। तो हम लोग इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोई आपको सवाल दिया होगा तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, आप लोग लिखेंगे चालक पर आवेश, Q इक्वल टू कितना है, -1 कूलम्ब, ठीक है। फिर आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि कितने बोला ना इसने कि कितने कम या ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि आपको निकालना है n। क्या निकालना है, n। और आपको पता होना चाहिए, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E का मान, उसका कितना मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यह आपको पता है, हमने अभी आपको पिछली बार मूल आवेश में भी पढ़ा था, आवेश के क्वांटमीकरण में, जिसमें आपको पता था कि मूल आवेश का मान इतना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास में फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, Q इक्वल टू एन ई। तो हमारे पास में Q की वैल्यू कितनी है, देखिए ये माइनस प्लस सिर्फ आपको बता गया है इतना है, लेकिन जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसमें आप माइनस प्लस की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ आंकिक मान लिखेंगे। आंकिक मान का मतलब होता है केवल पॉजिटिव वैल्यू। माइनस प्लस सिर्फ इसलिए है, वो सिर्फ इसको बताएगा कि कम या अधिक को। हम आपको वो बताएंगे बाद में जब इसको सोल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में Q की वैल्यू कितनी है, 1। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो हमारे पास में जब एन का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है। ये माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का होता है, आपको पता होगा पावर का, ये हो जाएगी 10⁻⁻19 1 इंटू और अपॉन में 1.6। ये कैसे, सॉरी माइनस नहीं प्लस, ये 10 की पावर हो जाएगी प्लस की 19, ठीक है ना। क्योंकि ये माइनस की है, ऊपर जाके किसकी आती है, प्लस की आती है। एक बात और याद रखना, सभी बच्चे विशेष ध्यान दे कि 10 बड़ा लिखना है, 19 बहुत छोटा लिखना है, क्योंकि पावर हमेशा स्मॉल लिखी आती है ना। बल्कि इसमें तो दोनों सेम साइज के हो रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे n इक्वल टू, हमने क्या किया, पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ गई, तो हमारे पास में हो गया 10। 10 क्या, हमने एक जीरो इधर से ले ली तो हमारे पास में हो गया 100। तो 10 की बात कितनी बचेगी यहाँ पर, 18। कितनी बचेगी 10 की बात, 18, और अपॉन में हो गया 16। अब देखो यहाँ पर समझने की आवश्यकता, लेकिन आपने कक्षा 11 की फिजिक्स ढंग से पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, पॉइंट हटाई है, तो यहाँ पर जो खाली 1 था, एक जीरो आ गई है पॉइंट को हटाने के नाम की। फिर हमने एक जीरो इधर से ली, क्योंकि नीचे थे 16 से भाग करने में हमें दिक्कत होती, इसलिए हमने एक जीरो इधर से ले ली है। तो हमारे पास में ये हो गया 100। जब एक जीरो इधर गई तो 10 की पावर 19 थी, तो कितना बच गया यहाँ पर, 18 बच गया। अब हम इसको 16 से भाग देंगे, तो जब हम इसको 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 छक्कम 96 होता है, आपको सभी को पता होगा, 16 छक्की 96, यानी कि 96। अब बचा कितना, 4, पॉइंट लगेगी, जीरो बढ़ेगी, तो कितना बचेगा, 40 हो गया, 16 दूनी 32, ठीक है। और अब कितना बच गया है, 40 में से 32 गया 8, यानी कि 80 हुआ। 16 पंजे 80, इतनी गुणा 10 की पावर 18। तो हमारे पास में टोटल जो संख्या ये इलेक्ट्रॉनों की वो कितने आई है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर तो हो गया हमारे पास में ये कि कितने की, यदि किसी पर -1 कूलम्ब आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.125 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है ना। अब सवाल है कि ये कम या अधिक वाला, कि कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। अब देखिए, इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए ये वो चालक था, और हमें इस पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन इस पर कम हुए हैं या ज्यादा हुए। आपको इतना तो पक्का पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा आवेश होता है, नेगेटिव।
और आप एक बात बताइए सोच करके कि जब सपोज कीजिए ये चालक है और इसके पास ये फिलहाल उदासीन है, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, इसको हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या क्या कर दिया हमने इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन किसका होता है? माइनस का होता है ना। तो जब किसी चीज पर हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख देंगे और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैसा होता है? माइनस होता है। तो ये इस पर जो चार्ज कैसा हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने बाहर मतलब हमने इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यानी कि इसको हमने दे दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो इसलिए जब हम किसी भी चालक वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा उस पर चार्ज कैसा होगा? माइनस। और जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, क्योंकि पहले इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, या जितने भी थे तो इसके अंदर थे, तो हमने इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसलिए इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, यानी कि माइनस आवेश हुआ है तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम हुए है। और उल्टा यदि मैं इससे इलेक्ट्रॉन लूं, अगर मैं क्या करूं, इससे इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसा आवेश है? माइनस का, तो मैंने इस पर से माइनस हटा दिया, मैंने इस पर से माइनस क्या क्या कर दिया? हटा दिया। तो जब मैंने इस पर से माइनस हटा दिया तो इस पर आवेश कैसा बचेगा? प्लस का, सीधी सी बात है। तो अगर बाई चांस हम किसी भी चालक को इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज कैसा होगा? माइनस, और यदि लेंगे तो कैसा होगा? प्लस। और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अधिक, और जब लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आवेश किसका है? माइनस का है। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी? चूंकि आवेश माइनस का है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। और यदि ये प्लस का होता तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती? कमी होती। सिंपल सी बात है। तो बस आपको एक ही बात लिखनी है, 2 लाइन में, सिंपल सा। चूंकि आवेश कैसा है? नेगेटिव है। इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं आप, चूंकि आवेश नेगेटिव है, मतलब और हिंदी में बोले तो ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्या होगी? अधिकता होगी। ये भी आधा नंबर इसका भी ऐड होता है इसमें, चूंकि आवेश क्या है? नेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। पेपर में सिर्फ आपको एग्जैक्ट ऐसा लिखना है, पेपर में फालतू की भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ना तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप फालतू की भाषा लिख देंगे, और ना ही इतना समय होता है, क्योंकि आपको लगभग 25 से 30 सवाल करने पड़ते हैं, जिसमें स्मॉल से लेकर लेंथी सवाल तक के भी होते हैं। तो आप कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए, तो आपका समय बचेगा और आपका सवाल भी सही से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के बेस पर देखिए, यहाँ पर सेम सवाल है, ये बस मैंने वैल्यू बदली है। मैं इस सवाल में सिर्फ एक वैल्यू बदल रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग ये सवाल घर से करेंगे। +6.4 NC, एन बोले तो नैनो, एन का मतलब होता है नैनो कूलम, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। जिस बच्चों को नहीं पता है उनको पता होना, सॉरी, 10 की पावर -9, ठीक है ना। नैनो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -9। तो ये सवाल है कि यदि किसी चालक पर +6.4 नैनो कूलम आवेश है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे? सीधी सी बात है, प्लस है तो कम होंगे। यहाँ पर वो तो आप लोग कर लेंगे अपने आप, यानी कि आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। लेकिन इसका आंसर निकालेंगे और मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक। अगला टॉपिक है हमारे पास में कूलॉम का नियम। जो वैज्ञानिक कूलॉम है जिसने आवेश की खोज की थी, तो इसी ने इसके बेस पर एक नियम दिया है, कूलॉम का नियम। बहुत अच्छा नियम है, और ये सेम आपके पास में जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, आपको उम्मीद है 10 में तो नहीं है, आपने कक्षा 11 में एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन का नियम, यदि आपको याद हो। तो ये सेम न्यूटन के नियम पर ही आधारित है। न्यूटन ने दिया था किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में, और इसने दिया था किन्हीं दो आवेशों के बीच में। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपके पास में दो आवेश है, समझ कीजिए ये है बिंदु ए और एक है आवेश बिंदु बी पर, ठीक है। दो आवेश है, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2, और ये बीच की जिसकी दूरी है समझ कीजिए R। जैसे कि सेम न्यूटन ने बताया था, दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है, बीच की दूरी r है। सेम यहाँ पर कूलॉम ने लिए हैं आवेश, एक पर Q1 एक पर Q2, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। सेम बिल्कुल जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था,
सेम वही थ्योरी है। कैसे कि इस नियम के अनुसार आप लोग जब लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, ये कौन सा बल होगा? वैद्युत बल। वहां पर होता था गुरुत्वाकर्षण बल, यदि आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो वैद्युत बल क्या होता है? उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वही समानुपाती होता है। वही सेम नियम है बिल्कुल, बस वहां पर वस्तुओं का द्रव्यमान था और यहाँ पर वस्तुओं का आवेश है, बस इतना फर्क है। वो न्यूटन ने दिया था और ये कूलाम ने दिया था। तो ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। चित्र अभी मत बनाना, ठीक है ना। आप लोग क्या करें, सब पहले थ्योरी लिखिए। जब थ्योरी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखिए इस नियम के अनुसार। आप मेरे साथ साथ में अपनी कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपको अपनी कॉपी अपने साथ साथ में रखनी है और आप नियम लिखना स्टार्ट कीजिए। इस नियम के अनुसार नोट को स्टार्ट। देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या होता है? उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। और जो फॉर्मूला आता है F इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक होता है N फॉर न्यूटन। इसके नीचे F के नीचे छोटा सा E लिख देते हैं। E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, कि ये कौन सा बल है? वैद्युत बल है। अब इस नियम को थोड़ा सा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या है? ये इसकी एक प्रकार से थ्योरम है, ठीक है ना। तो जब प्रूफ करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, ये अब चित्र बनाएंगे हम। प्रूफ जहां लिखा है इसकी बराबर साइड में चित्र बनाएंगे सेम, ठीक है ना। अब जो आपने चित्र बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे आप कि आपने चित्र में बनाया क्या। देखो, कभी भी कुछ भी फिजिक्स में आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि लिखे क्या। चित्र आपके सामने है, एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, एक पर Q1 है, एक पर Q2, बीच की दूरी R है। सेम ये लिखे कि माना दो बिंदु आवेश, क्या है? बिंदु आवेश, या फिर बिंदु नहीं बोलना चाहते, ऐसे बोलोगे कि माना दो आवेश A व B है, ऐसे लिख लो। अगर ऐसे नहीं लिखते तो चलो सिंपल सी बात करते हैं बिल्कुल, कि माना दो आवेश Q1 व Q2 है। क्या है? माना दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। बस इतना लिखो, खत्म बात। एक बड़ी लाइन ऐसा होती है कि माना दो बिंदु आवेश A व B है, जिनके आवेश Q1 व Q2 है और जिनके बीच की दूरी r है। थोड़ी सी दो शब्द ज्यादा हो गए हैं। अगर आपको शब्द बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लिखने हैं, आपके पास में समय बहुत ही कम है, सिंपल लिखो कि माना दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। बस इतना लिखो, काफी है, ठीक है। तो लिखिए, अब माना दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। बस हो गया। अब क्या लिखेंगे? तब किसके नियम से जी? कूलाम के नियम से। किसके नियम से जी? कूलाम के नियम से। फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला है, बोलो। के नियम से दोनों के बीच, यहां पे लिखा ना, दोनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या होगा? ध्यान दीजिए,
फर्स्ट क्या बात बोली उसने, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है जी, समानुपाती होता है। ठीक है, तो अर्थात इस बात का क्या मतलब हुआ, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब कोई चीज समानुपाती होती है तो सीधी लिखी जाती है, मतलब वो अपॉन में नहीं लिखा जाती है, जैसे कि व्युत्क्रमानुपाती में होता है। ठीक है, सेकंड क्या बात बोल रही है इसने, सेकंड उसने बोला है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोला उसने, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अर्थात एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r इक्वेशन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब समानुपाती होता है तो सीधा लिखा जाता है, और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वो हमेशा 1 के अपोनेंट के, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सीधी सी बात है। तो ये हुई है आपके पास में दो इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को मिलाएंगे। लेकिन इससे पहले मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इधर लिखूंगा, मैं इसका इतना आधा हिस्सा साफ करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं इससे आगे आपको बताता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, देखिए जब समीकरण प्रोपोर्शनल वाली होती है तो इनको कैसे मिलाया जाता है, ये आप लोगों ने कक्षा 11 में जरूर सीखा होगा। देखिए जब इधर की, इधर जो वैल्यू है, मतलब इधर जो वेरिएबल है वो देखिए क्या है, दोनों जगह एफ है ना, तो इन दोनों में से हमेशा एक लिया जाएगा एफ, चाहे एक बार एक इक्वेशन होती, चाहे दो होती, चाहे तीन होती, चाहे चार, कितने भी इक्वेशन होती, यदि इधर सेम वेरिएबल है तो हमेशा एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा, मतलब ये समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल बोल देते हैं आराम से। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। जो पहला इक्वेशन है उसमें क्या है, Q1 Q2, जो दूसरा इक्वेशन इसमें क्या है, 1/r²। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। और यदि बाय चांस एक दो इक्वेशन और होती तो उनकी भी आपस में सभी की क्या हो जाती, गुणा हो जाती। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल की इक्वेशन को जब आपस में मिलाते हैं तो ये नियम होता है। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे हम, एफ समानुपाती हमारे पास में हो गया है Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एक कांस्टेंट आता है जिसको अक्सर क्यू लिखा जाता है। ठीक है ना, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, बराबर की वैल्यू आती है, तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है के, जो इसकी वैल्यू को इसके समानुपाती के लिए लगाया जाता है। ये आपको, हम अगर आप लोगों ने समाकलन पढ़ा हो तो वहां पर भी ये चीज समझाई जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम गणित की क्लास भी करवाएंगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। लेकिन अभी इतना समझो कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है तो हमेशा बराबर जब लगता है तो साथ में के भी आता है, मतलब इस अकेले के लिए दो वर्ड होते हैं इस्तेमाल, एक बराबर और एक साथ में के, और वो अपनी जगह सेम टू सेम। ठीक है ना, इतना समझ गए होगे। और आप लोग क्या लिखेंगे जब यहां तक हो जाएगा, जहां के एक नियतांक है, के क्या है, नियतांक है। ठीक है, और प्रयोगों के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनके आधार पर के का क्या मान आया है, के की वैल्यू आई है 1/4πε0। जैसे कि न्यूटन के नियम में आया था के का मान कैपिटल जी, जिसको बोलते थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यदि आप लोगों को कक्षा 12 का न्यूटन का नियम याद होगा तो आपको अवश्य याद होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर के की वैल्यू क्या आती है, 1/4πε। ये देखो, इसको समझना, ये ऐसे बनता है जैसे ई बनाते हैं ना, ऐसे ई, इसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ जीरो, इसका नाम है एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन, ये नाम है इसका। ठीक है ना, एप्सिलॉन जीरो, जीरो है तो जीरो, नीचे आर है तो आर, के है तो के, मतलब अभी ये ना तीन होते हैं, अभी आपको पढ़ाएंगे, इससे अगला टॉपिक यही आएगा हमारे पास में। ठीक है ना, तो के की वैल्यू कितनी है
1/4πε0, जिसका मान होता है, जो निर्धारित है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, मात्रक कैसा है वो भी आपको समझा देंगे। देखो ये क्या है ना, ये वैसा यहाँ समझो आप, है ना, आपका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये आर है, इधर जाएगा आर, यानी कि दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। इन दोनों का मतलब क्या है, कुलाम, कुलाम की कुलाम है तो क्या होगा, कुलाम स्क्वायर रह जाएगा अपॉन में, तो क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर। आपको निकाल करके दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, कैसे आता है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर लिखिए, तो F इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ हो गया है। ठीक है ना, अभी तो आपके लिए ये चीज भी नहीं हो रही है कि एप्सिलॉन जीरो होता क्या है ना। पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, तब जाके इससे जो अगली लाइन है वो वहीं पर बता दूंगा आपको कि होगी क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को न्यूटन का नियम पूरा समझ में आ गया होगा। इससे आगे चल के न्यूटन का सदिश रूप भी आएगा, वो भी आपको समझाएंगे हम, लेकिन ये नियम है पूरा कंप्लीट। और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। नेट में तो बड़े आराम से आ जाते हैं, जे एडवांस में तो ऑप्शनल है, फटने से आ जाता है, लेकिन जिनको ट्रिक पता है वो तुरंत कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता होता वो कर नहीं पाते। ठीक है ना, एक बात और याद रखिए, आप लोग अपनी कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स केवल 11 और 12 तक सीमित मत रखिएगा। ये आपको, अगर यदि आप लोगों में से किसी का इरादा आगे चलकर एलटी का टीचर या फिर प्रवक्ता बनना हो, या फिर उत्तराखंड वन विभाग में स्केलर की नौकरी करनी हो, या फिर वन विभाग में आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, वन विभाग तो एक ऐसा हो गया है, एयरफोर्स वगैरह वगैरह, कि वहां पर आपकी फिजिक्स बढ़िया होनी जरूरी है। और इस सब का बेस कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स है। और यदि आपकी कक्षा 11-12 की फिजिक्स कमजोर है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्षेत्र में इतनी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसको तो मजबूत आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये नियम आपने लिख लिया होगा। अब इसके बेस पर पेपर में जो सवाल आता है आपको बताते हैं कूलाम के नियम का कैसा सवाल आता है। ठीक है ना, आप इसको नोट करिए। पहले सवाल देखिए आप, यदि दोनों आवेशों, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, है ना, बहुत कॉपी में तो आप लोग लिख ही रहे होंगे साथ साथ में, कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर, बल मतलब विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्युत बल होना चाहिए यहाँ पर, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, कूलाम के नियम का है, अक्सर पेपर में आता भी है। ठीक है ना, कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा आता है ऐसा सवाल, क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है, ट्रिक का सवाल है ना। तो देखिए जब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे, आपको मैं इसको करने के दो तरीके बताऊंगा। एक तो बताऊंगा जो पारंपरिक तरीका है कक्षा 11-12 में, जो बच्चे ज्यादा एडवांस दिमाग नहीं लगा सकते, एक उनके लिए बताऊंगा, और एक वो जो सवाल ऐसे करेंगे। ठीक है ना, अब देखो कैसे सोल्व होगा, समझिए। आपको पता है कि सवाल कूलाम के नियम का है, तो सबसे पहले आप लोग यही लिख दीजिए कूलाम के नियम से। किसके नियम से जी, कूलाम के नियम से। हमें पता है कि कूलाम का नियम है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। सिंपल सा नियम है। ठीक है ना, आप लोग पढ़ा भी है, अभी हमने आपको पढ़ा भी है। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है ना, अब क्या बोला इसने, जो दिया है, सवाल पढ़िए। सवाल में लिखा है दूरी आधी कर दी जाती है। दूरी क्या होगी भाई, आधी कर दी जाती है। क्लियर है, तो क्या होगा, आर गैस की वैल्यू हो जाएगी R/2। मतलब जो दूरी थी पहले R थी, और जो बाद में हमारे पास में दूरी बची है हमने इसको R डैश मान लिया है, जिसकी वैल्यू R/2 हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो बल है F डैश, दूरी R डैश होगी तो बल भी F डैश हो गया है। यहां पर आ जाइए, 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में R,
जो आर है, आर की जगह हो गया आर गैस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो गया जी? आर गैस। Q1 और Q2 चेंज नहीं हुए तो इसलिए अपनी जगह सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब देखिए एफ गैस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 Q2 तो सेम हो गया हमारे पास में, ठीक है। आर गैस की वैल्यू क्या है? ये रही R/2 का होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए एफ गैस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। वो अपॉन में आएगा, वो भाग जाएगा ऊपर। ये कैसा जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये गणित का सिंपल सा नियम है, देखो कैसे होगा। पहले मैं आपको पूरी बात बताऊं। ये होगा आर स्क्वायर अपॉन में 4। नियम क्या है? ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा क्या? ऊपर, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक लाइन पूरी कर देता हूँ। ये क्या जाएगा? सीधा ऊपर चला गया, ठीक है ना। क्योंकि ये तो पक्षांत आपको पता होगा कि जब कोई वैल्यू अपॉन में होती है, गणित का नियम है, तो ये हर उसके अंश में गुणा कर देगा, ठीक है ना। तो करिए इसकी। तो एफ गैस इक्वल टू हमारे पास में हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस 4 को बाहर ले लीजिए, इस 4 से 4 मत काट देना, तो क्या बच गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है आपके पास में? एफ की। किसकी वैल्यू है? एफ गैस इक्वल टू 4 इनको में कहाँ से आया वैल्यू? फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है ना। तो एफ गैस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? आपके पास में वैल्यू आ गई है 4F। तो बताइए बल पर क्या प्रभाव पड़ा है? बल कितना हो गया है? 4 गुना। बस बाद में एक छोटी सी लाइन जरूर लिखना कि आता है बल 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4 गुना हो जाएगा। और आपके 1 या 2 नंबर कितने का भी सवाल है, आपके पूरे नंबर कंप्लीट। तो पेपर में लिखने का तो ये तरीका है। अगर सवाल आपको बोर्ड में आता है, पेपर में लिखना है, तो आपको लिखना तो इसी प्रकार से पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें कुछ ज्यादा शब्द हो गए हैं इस सवाल को लिखने में। इसी सवाल का एक दूसरा तरीका भी है, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा, जिसमें आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा और मुश्किल से सवाल 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। इसको लिखने में कम से कम 3 मिनट लग जाएगी, लेकिन जो आपको दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें मात्र आपको 1 मिनट लगेगी, समझ लीजिए, है ना। तो इसने क्या, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी। सवाल में सिर्फ दूरी को आधा कर दिया गया है, आवेश में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल दूरी में ही परिवर्तन किया गया है, ठीक है ना। तो कूलॉम के नियम से आप लोग क्या लिखेंगे? एफ प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। पता है ना कि ये जो बल होता है वो दूरी के वही समानुपाती होता है। बस इतना लिखो, हमें आवेश की लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आवेश में परिवर्तन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू हो गया K/r²। मैंने अभी बताया था कि जब इसको हटाते तो यहाँ पे K लग जाता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। फिर लिखो दूरी आधी कर दी जाती है। क्या लिख दिया जाता है? दूरी आधी, चूंकि दूरी आधी कर दी जाती है, ठीक है। तो आर गैस की वैल्यू हो गई है R/2। यहां पर देखो एफ गैस इक्वल टू K अपॉन में आर गैस बाई 2, सॉरी आर गैस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एफ गैस इक्वल टू K अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ गैस इक्वल टू ये कितना आएगा? 4 ऊपर K अपॉन में आर स्क्वायर। समझ गए वो कैसे? ये 4 ऊपर गया है K अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से? एफ। तो एफ गैस इक्वल टू 4F फ्रॉम कहां से? फर्स्ट से। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा, सवाल मुश्किल से 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में इसमें भी वही लाइन लिखेंगे कि वह बल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, क्योंकि ये नोट्स आपको पूरे भविष्य तक याद रहेंगे। चाहे आप बीएससी करें, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें, यदि आप साइंस फिक्शन मतलब साइंस स्ट्रीम में तैयारी करेंगे तो ये नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से करने में इसको मात्र 1 मिनट लगेगी और सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। उस तरीके में आपको कुछ ज्यादा शब्द लिखने पड़े हैं इसे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो ये सवाल तो आपने नोट कर लिया, अब इसी के बेस का सवाल है। देखिए सवाल आप लोगों ने लिख लिया होगा ये, और जो अगला सवाल है उस सवाल को हम
यहीं पर करते हैं। देखे ये दूरी आधी वाला सवाल था, मैं यहां पर दो सवाल बना देता हूं। एक में दूरी कर दी गई है तिहाई, वो सवाल नंबर हो गया है 2। एक में दूरी कर दी गई है चौथाई, सवाल नंबर हो गया है 3। 1 2 3, एक सवाल मैंने करवा दिया। दूसरे सवाल में आपको दूरी लेनी है तिहाई, तीसरे सवाल में लेनी है आपको दूरी चौथाई। ये सवाल आपको खुद करना है और कमेंट में हमें आंसर बताना है कि बल कितना गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल तो आपको करने हैं, ठीक है। और अब देखो एक सवाल मैं करवाता हूं थोड़ा सा अलग। देखो ये तो केवल दूरी वाला सवाल है, मैं अब वो सवाल बताऊंगा जिसमें दोनों में परिवर्तन होगा, आवेश में भी और साथ में दूरी में भी, ठीक है। सवाल ये है, यदि दोनों आवेशों को 2 गुना, कितना गुना है 2 गुना, व बीच की दूरी, बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कर दी जाए तो वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल क्या है कि यदि दोनों आवेशों को 2 गुना और वह बीच की दूरी क्या कर दी गई है आधी, तो तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल के करने के 2 ही तरीके, एक पारंपरिक तरीका है जो पूरा फॉर्मूला यूज करके होता है, और एक वो सिंपल तरीका है। मैं आपको सिंपल वाले से बताऊंगा, पारंपरिक में फालतू में ज्यादा लिखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। आपको एडवांस मेथड बताते हैं। तो जब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। सवाल आपको समझ में आ रहा क्या है? सवाल में इस बार दोनों आवेशों को 2 गुना व बीच की दूरी को आधा किया गया है। इस बार पहले केवल दूरी का सवाल था, इस बार आवेश व दूरी दोनों का सवाल है, ठीक है। तो कूलाम के नियम से F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना, वो जो बाद में आया था, ठीक है। और इक्वल टू में क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि आप लोग इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं 1/4πε0 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तरीके दोनों सही है, बस ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है ना, इतनी बात है, ठीक है। K Q1 Q2 हो गया, ठीक है ना। अब जब ये होगा तो अब लिखो, क्योंकि क्या क्या है, आवेशों को 2 गुना व दूरी कितनी हुई है, आधी कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, ठीक है। तो करिए, तो Q1 डैश 2 Q1 बन गया, Q2 डैश भी 2 Q2 बन गया, और जो R डैश है वो हो गया है R/2। देखो दोनों आवेश डबल डबल हो गए हैं, लेकिन दूरी क्या हुई है, आधी हुई है। और रखूंगा इसलिए F इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश, ये भी डैश हो जाएगा ना, अपॉन में R डैश का भी होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू K Q1 डैश की वैल्यू है 2Q1, इसकी वैल्यू है 2Q2, इसकी वैल्यू है R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो F डैश इक्वल टू K, ये कितना आएगा, 2 दूना 4, यानी कि 4 Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा R²/4। इस 4 की गुणा कहाँ हो जाएगी, ऊपर, तो 4 चौक कितना होता है 16, 16 आ जाएगा बाहर। K Q1 Q2 अपॉन में R²। समझ गए यहाँ तक बात कैसे हुआ, ये 16 कैसे हुआ, 4 ऊपर जा तो 4 की गुणा 4 में हो तो 4², 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, F कितनी वैल्यू है इसकी हमारे पास में, F। तो F गैस इक्वल टू 16 इंटू में F। तो ये F कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से। तो बताइए बल पर क्या प्रभाव पड़ा है, बल कितना हुआ है, बाद में क्या लिख देंगे, अतः बल 16 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, अभी तक आपने समझा है, अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है।
और ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए आपको मैंने दो प्रकार के सवाल करवाए, एक तो वो केवल जिसमें दूरी आदि कर दी गई है, एक वो सवाल है जिसमें आवेश में भी परिवर्तन है और दूरी में भी परिवर्तन है। एक सवाल आप लोग खुद करेंगे घर से, उस सवाल में केवल आप आवेशों में ही परिवर्तन करेंगे, वो सवाल आपको अपने आप करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस भी बने भाई, ठीक है ना, केवल पढ़ना पढ़ना नहीं है, कुछ नया भी करना है, ठीक है ना। तो ये सवाल आप लोग करेंगे और इसी सवाल का मैं थोड़ा आपको बदला हुआ रूप देता हूं, ठीक है ना। वो लोग आप उस सवाल को आप लोग अपने घर से करेंगे, ठीक है। यदि दोनों आवेशों को आधा, एक में आधा है और एक में तिहाई है, ठीक है, और दूरी एक में आधी है एक में तिहाई है, कर दी जाए तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो सवाल है, आधे वाला एक सवाल है और तिहाई वाला दूसरा सवाल है, ठीक है ना। ये भी आप लोग अपने घर से जरूर करेंगे सवाल इसको, और हमें कमेंट में इसका आंसर अवश्य बताएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि आप लोगों ने कूलाम के नियम में, आपने कूलाम का नियम पढ़ा है और साथ साथ में कूलाम के नियम पर आधारित कुछ ट्रिकी सवाल किए हैं। वैसे तो इसके और भी सवाल आएंगे, वो बाद में मिसलेसियस में करवाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी ये सवाल मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो अगला टॉपिक है थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। तो अभी आपके पास में एक नया शब्द आया था जिसका नाम था एप्सिलॉन जीरो। शब्द नहीं, ये नया सिंबल है। क्या है? नया सिंबल है। तो अब हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे कि एप्सिलॉन होता क्या है और ये क्या इसको बोलते हैं, क्या इसका मान होता है, क्या इसका मात्रक होता है, आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका नाम याद रखना, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान विमा व मात्रक निम्न है, ठीक है। क्या क्या मान है? सबसे पहले इसका मान देख लीजिए। मान आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। तो यहां पर एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, देखो एप्सिलॉन जीरो के बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना। ये ऊपर गया है और ये नीचे आ गया। 4 तो पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। आप इसमें रखिए एप्सिलॉन जीरो 1/4 × 3.14 इंटू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अब 10⁻⁹ है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, 10⁻⁻⁹, ठीक है। 4 गुणा इसमें करो, 4 9 9 चौक 36, 3.14, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें करो, ये मैंने 1000 कर दिया है, और 36 की जब गुणा हम इसमें करेंगे तो ये आएगा 113.04 गुणा 10⁻⁻। ओहो, अब बताओ कितना माइनस में आएगा, कितना आएगा। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने खाली एक था और एक के पीछे 3 जीरो लगाई है। यहाँ पर 10⁻⁻9 थी तो 10 कितनी हो जाएगी, माइनस के 9 3 12। यदि ये पावर प्लस की होती तो हो जाती 9 में से 3 कम करके 6। देखो उल्टा होता है, अगर हम जीरो बढ़ाते हैं घात प्लस की होती है तो वो कम होती है, माइनस की होती है तो ज्यादा होती है। अब 113.04 से 1000 को भाग दो तो वो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, वो आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻, मतलब इसको इससे भाग करके कितना आएगा 8.85, ठीक है ना।
तो फाइनली हमारे पास में एप्सिलॉन जीरो का मान कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तो है भाई एप्सिलॉन जीरो का मान। आपको सिर्फ ये याद करना है कि एप्सिलॉन जीरो का मान होता कितना है। ये तो सिर्फ मैंने आपको निकाल करके दिखाया गया है कि आया कैसे है, ठीक है ना। सिंपल सी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मात्रक की। देखो मात्रक वैसे तो निकालूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत समय लग जाएगा। सिंपल सा बताता हूँ, इसी से बता दूं। चलो फॉर्मूले से बताते हैं आपको, फॉर्मूले से निकालना बताते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मात्रक इसका निकालना ना एप्सिलॉन जीरो का, किसका मात्रक निकालना है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। तो ये नीचे आएगा तो 1/4πF Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। अब यहीं से मात्रक समझ जाओ, ये क्या है Q1 आवेश, ये भी क्या है आवेश, यानी कि कुलाम गुणा कुलाम। 4π का कुछ नहीं होता। F बल का क्या होता है न्यूटन। R यानी कि दूरी का क्या होता है मीटर, उस पर स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेम इसी के बेस पर इसकी आप लोग विमा भी निकालेंगे। विमा में आपको इधर दिखाता हूँ निकाल, है ना। कुछ बच्चे कहते थे कि सर आप स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाओ, लेकिन हम अपने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, मुझे पता है कि मजा नहीं आता है, खाली साड़ी चेंज करते। जो मजा पारंपरिक बोर्ड पर है ना वो स्मार्ट बोर्ड पर है नहीं है। तो विमा देखो, तो एप्सिलॉन जीरो की विमा, विमा जो अभी आपने मात्रक लिखा ना बिल्कुल इससे लिखेगा, वो क्या है कुलाम। कुलाम की विमा क्या होती है AT, आपको बताना चाहिए एम्पियर और सेकेंड। इसको आगे तो इसके ऊपर भी इसका लग गया। नीचे क्या है न्यूटन, न्यूटन की विमा क्या होती है mL/-2 और मीटर स्क्वायर की क्या होती है L, ऊपर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो गया A² T² और ये क्या हो गया है आपके पास तो M सेम आ गया M, L की पावर एक ही है, 2 तो L की पावर कितनी हो गई है 3 और T की पावर कितनी होगी -2। तो अब जब ये ऊपर जाएगा M ऊपर का तो M की पावर कितनी हो गई है -1, L की पावर बताइए, L की पावर हो गई है ऊपर जाकर -3 और T की पावर यहाँ पर 2 है, 2 ऊपर गई तो T की पावर हो गई है 4 और A की पावर 2। विमा हमेशा बड़े ही ब्रैकेट में लिखी जाती है। ये आपको कक्षा 11 की फिजिक्स में चल जाएगा पता, अगर आप लोगों ने कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ी होगी पहले चैप्टर में सबसे पहले आपको विमाओं के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो फाइनली विमा हमारे पास में क्या है M की -1, L की -1, K की पावर 4 और A की पावर 2, ठीक है। तो इस क्लास में हमने आपको पढ़ाया है केवल एप्सिलॉन जीरो के बारे में। इससे अगली क्लास के में हम आपको पढ़ाएंगे एप्सिलॉन R और खाली एप्सिलॉन के बारे में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है। तो इससे अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन के बारे में। ये क्लास में सिर्फ आपने पढ़ा है एप्सिलॉन जीरो के बारे में, तो ठीक है। तो इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा है और क्या अच्छा नहीं लगा है हमें जरूर बताइए। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ताकि आपकी जो समस्या है आप पेपर पर लिख कर भी हमें बताएंगे तो हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, ठीक है ना। तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो या अगली क्लास की वीडियो आएगी तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।